मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। चीफ सॉन्ग की जन्मदिन की पार्टी पूरे शबाब पर थी। चकाचौंध भरे हॉल में महंगे लिबास पहने मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी एक व्यक्ति हड़बड़ाते हुए हॉल में दाखिल हुआ और तेजी से चीफ सॉन्ग की ओर दौड़ा। चीफ, चीफ। चीफ सॉन्ग के माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने गुस्से से अपने हेड सिक्योरिटी किम ही चांग को देखा। किम ही चांग ने तुरंत उस व्यक्ति को रोका और सख्त लहजे में कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कि चीफ मेहमानों को एंटरटेन करने में व्यस्त हैं? लेकिन वह व्यक्ति रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज में घबराहट थी और वह तेज हाँफते हुए बोल पड़ा, समय नहीं है? जांच ब्यूरो? जांच ब्यूरो हमारे चीफ सॉन्ग को गिरफ्तार करने आ रहा है। हॉल में हलचल मच गई। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। चीफ सॉन्ग के चेहरे पर चिढ़ भरी हंसी उभरी। उसने ठहाका लगाया, मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत? मैं चीफ जनरल हूं। उसकी आवाज में वही पुराना अहंकार झलक रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक शांत लेकिन सख्त स्वर गूंजा। चीफ जनरल? भीड़ ने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने 30 साल का एक आकर्षक युवक खड़ा था, जिसकी आंखों में बेनतहा आत्मविश्वास झलक रहा था। वह साफ सुथरी सैनी वर्दी में था और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कई लोग नजरें झुका गए। किम ही चांग ने चौकन्ने होकर कदम बढ़ाए। तुम कौन हो? युवक के पास खड़े व्यक्ति ने शांत लहजे में कहा, जे इन, नवनियुक्त चीफ जनरल। पार्टी में जैसे सन्नाटा छा गया। चीफ सॉन्ग का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसे जे परिवार का नाम बखूबी याद था। इस देश में जे परिवार के सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उनके प्रभाव की गहराई का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। तभी दरवाजे से हथियारबंद अधिकारी अंदर दाखिल हुए। यह क्या हो रहा है? चीफ सॉन्ग ने हकलाते हुए कहा। किम ही चांग ने स्थिति संभालने के लिए जेन की तरफ बढ़ते हुए कहा, कोई गलतफहमी है, मैं फोन करके इसे सुलझा सकता हूं। जेन ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और ठंडे स्वर में बोले, यहां किसी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं। उन्होंने किम का फोन छीन लिया और अपने लोगों को इशारा किया, इन्हें हिरासत में लो। चीफ सॉन्ग के परिवार के सदस्य घबराकर इधर उधर देखने लगे। चीफ सॉन्ग के बेटे ने घबराहट में कहा, पिताजी, ये क्या हो रहा है? लेकिन जवाब देने के बजाय चीफ सॉन्ग ने अधिकारियों पर गुस्से से चिल्लाया, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बिना किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की? जे इन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, सबूत? मैंने सोचा था कि तुम्हारे सम्मान का ख्याल रखते हुए यहां चुपचाप काम खत्म कर दिया जाए, लेकिन लगता है तुम्हें सच्चाई सामने चाहिए। उन्होंने सीधे चीफ सॉन्ग की आंखों में देखते हुए कहा, बताइए, क्या यह सच नहीं कि आपने दुश्मन देश एम को सैन्य हथियार बेचे? पार्टी में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देश एम, वो तो हमारा दुश्मन है। क्या चीफ सॉन्ग ने वाकई दुश्मनों को हथियार सप्लाई किए? इसलिए तो यह घर इतना भव्य है, लगता है पैसों का खेल था। चीफ सॉन्ग के माथे पर पसीना छलक आया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये सब झूठ है, यह साजिश है। लेकिन भीड़ की नजरों में अब अविश्वास था। जे इन ने एक आखिरी बार चीफ सॉन्ग की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, जिनके हाथ इतने गहरे दागदार हों, उन्हें देश के सामने झूठे नायक बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हॉल में सन्नाटा पसर गया। चीफ सॉन्ग के पूरे साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। सच नहीं? जेन की आवाज में एक तीखी ठंडक थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं सबको बता दूं कि 5 साल पहले तुमने पिछले चीफ को मार डाला था और उसकी जगह पर बैठ गए थे? उसके शब्द बिजली की तरह गूंजे। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने मेरे पति को मार डाला? 50 साल की श्रीमती ली लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज टूट रही थी। मां! उनकी बेटी ने उन्हें पकड़ लिया और सहारा दिया। जे इन ने गहरी सांस भरते हुए उनके दर्द की ओर देखा और सीधे कहा, वह दिल के दौरे से नहीं मरे थे। चीफ सॉन्ग ने उन्हें मारा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान हैरानी और अविश्वास से सब कुछ देख रहे थे। श्रीमती ली की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने चीफ सॉन्ग की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
30 साल की दोस्ती थी हमारी, तुमने उसे मार डाला? क्यों? वह रोते हुए अपने हाथों से चीफ सॉन को धकेलने लगी। क्यों किया तुमने ये? किस लिए? उनकी बेटी ने उन्हें पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। गहरी नाराजगी और घृणा से उसने चीफ सॉन्ग को घूरते हुए कहा, मेरे पिता ने तुम पर भरोसा किया था। तुम्हारे लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे बेटे से शादी करने को मजबूर किया और तुमने उनके साथ ये किया। स्तब्ध खड़ा था। उसके पास ना कोई शब्द थे, ना कोई सफाई। उसने अपने पिता को और फिर अपनी पत्नी को देखा। ये वही पिता थे जिनकी पदोन्नति पर वह गर्व करता था, पर अब सारा सच उसके सामने था। जे-इन ने सख्त स्वर में कहा, समय समाप्त हो चुका है, इन्हें ले जाओ। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। किम ही चांग ने घबराकर विरोध किया, मैंने कुछ नहीं किया। हत्या और व्यापार तो उसी ने किया है। तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? लेकिन जे-इन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाकर धीमे कदमों से बाहर निकल गए। हॉल में मौजूद हर चेहरा सदमे में था। मीना ने अपनी कांपती हथेलियों को महसूस किया और फुसफुसाई, मुझे कभी नहीं लगा था कि अंकल सॉन्ग ऐसे इंसान होंगे। मिंजे ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी इंसान का असली चेहरा उसकी बाहरी चमक के नीचे छिपा रहता है। मीना ने होंठों को कसकर दबाया। उसका दिल धड़क रहा था। क्या होगा अगर किम ही चांग ने सब कुछ बता दिया? लेकिन नहीं, उसने मुझसे वादा किया था, वह नहीं बता सकता। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। आखिर जिने की लाश कभी मिली ही नहीं थी। किम ही चांग सिर्फ रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने वाला मोहरा था। असली सच उसे नहीं पता था और न ही वह जान पाएगा। मिंजे ने कार उसके विला के सामने रोकी। वह नरम लहजे में बोला, तुम ज्यादा मत सोचो, थोड़ा आराम करो। मीना ने उसकी चिंतित आवाज पर हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। वह कार से उतरी और भीतर चली गई। मिंजे ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसका मन पार्टी में लौट गया। वह सोच रहा था कि आखिर वह लड़की कौन थी। सारंग। उसकी आंखों में जो घृणा थी वह साफ दिख रही थी, लेकिन क्यों? उसने कभी उसे पहले देखा तक नहीं था। क्यों उसे एक नजर ने मुझे ऐसा महसूस कराया, मानो मैं किसी की नजरों में जल रहा हूं? उसने खुद से पूछा। फिर अचानक वह आदमी याद आया जो सारंग के साथ था। उसकी चाल डाल और चेहरा बता रहा था कि वह साधारण इंसान नहीं था। वह कौन था और सारंग के साथ क्या कर रहा था? और फिर ये जून, वह भी उनके साथ था। मिंजे के मन में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर उठते तूफान ने उसे बेचैन कर दिया। क्या ये जून भी उसे जानता है? मिंजे का मन सवालों से भरा हुआ था। मीना की बातों ने उसकी सोच को प्रभावित किया था, लेकिन कहीं न कहीं उस दिल मानने को तैयार नहीं था कि सारंग ऐसी इंसान हो सकती है। वह सोच में डूबा था। सारंग, वह कौन है? वह सिर्फ अरोरा इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष सेओक चान को ही नहीं जानती थी, बल्कि ये जून और उस रहस्यमय व्यक्ति से भी जुड़ी हुई थी, जो किसी साधारण इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता था। सुबह की हल्की रोशनी ने कमरे को नर्म उजाले से भर दिया। जैसे ही सुंगजिन ने अपनी आंखें खोली, उसका पहला नजारा सारंग का शांत चेहरा था। वह सो रही थी, इतनी मासूम और निश्चल कि उसे देखते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सारंग के गालों को हल्के से छुआ। उसकी आवाज में कोमलता घुली थी। ये मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह है। उसने उसका माथा छूकर तापमान जांचा। जब उसे यकीन हुआ कि उसका बुखार उतर चुका है, तो उसकी चिंता कुछ कम हुई। सारंग के माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखते हुए उसने फुसफुसाया, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, ये सबसे जरूरी है। सुंगजिन बेआवाज तरीके से बिस्तर से नीचे उतरा ताकि सारंग की नींद न टूटे। उसने सोचा, नाश्ता ले आता हूं, जब तक वह जागेगी सब तैयार होना चाहिए। कुछ देर बाद जब सारंग की आंखें खुली, तो उसे कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि वह अस्पताल में है। हल्की हैरानी के साथ वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। बाथरूम में जाकर उसने चेहरा धोया। ठंडे पानी ने उसे ताजगी दी। जब वह बाहर आई तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। जब तुम्हें लगे कि खाना गर्म है तब खा लेना, सुंगजिन ने उसकी ओर देखे बिना कहा, मानो ये कोई सामान्य बात हो। सारंग ने सिर हिलाते हुए चुपचाप खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करने के बाद उसने अपने फोन की ओर देखा, ये जानने के लिए कि कोई कॉल या मैसेज आया है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली, वह चौंक गई। सेओक चान मिस्ड कॉल्स मैसेज। उसकी आवाज में घबराहट थी। रुको,
मेरा सेलफोन साइलेंट क्यों था? उसने सुंगजिन की ओर फोन लहराते हुए कहा। सुंगजिन ने एक कंधा उचका दिया और बिल्कुल सहजता से जवाब दिया, रात में फोन बजता रहा। मैंने साइलेंट कर दिया था ताकि तुम सो सको। तुम? सारंग नाराजगी से कुछ कहने ही वाली थी कि फोन फिर से बजने लगा। कॉल पर सेओक चान का नाम चमक रहा था। सारंग ने गहरी सांस लेकर कॉल उठाई। भाई? फोन के दूसरी तरफ से आवाज में चिंता और हल्का गुस्सा था। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? भाई मैं? सारंग ने हकलाते हुए कहा। उससे पहले कि वह पूरी बात बता पाती, सुंगजिन ने फोन उससे ले लिया और शांति से कहा, कल रात उसे बुखार था। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। 20 मिनट बाद सेओक चान अस्पताल पहुंच गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही सारंग का माथा छुआ और चिंतित स्वर में पूछा, क्या तुम अब ठीक हो? सारंग ने हंसते हुए उन्हें आश्वस्त किया, हाँ भाई, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। चिंता मत करो। सेओक चान ने राहत की सांस ली और फिर सुंगजिन की ओर मुड़े। क्या तुम पूरी रात यहाँ रुके थे? सुंगजिन ने बिना झिझके उत्तर दिया, बिल्कुल, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। सेओक चान उनके जवाब से संतुष्ट लगे और फिर सारंग की ओर देखा। मुझे वापस जाना है, लेकिन अपना ख्याल रखना। सारंग ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, मैं जाऊंगी। तुम भी अपना ध्यान रखना भाई। जाते जाते सेओक चान ने सारंग के माथे को चूमा और नर्म लहजे में कहा, अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आऊंगा। सारंग ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद भाई। सुंगजिन पूरे समय चुप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। जैसे ही सेओक चान कमरे से बाहर गए, उसने फुसफुसाकर कहा, अपने भाई के सामने इतना प्यार दिखाना जरूरी था? सारंग ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ। सुंगजिन ने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, अच्छा है कि मैं यहां था। कमरे में हल्की शांति थी, लेकिन उनके बीच के अनकहे शब्द और नजरों की मुलाकातें बहुत कुछ कह रही थीं। अगर उसे कोई परेशानी आती है तो मैं उसके लिए यहां हूं। उसे तुम्हें क्यों बुलाना है? सुंगजिन की आवाज में हल्की चिढ़ थी, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने सारंग को चुप कर दिया। सोकचान के जाने के बाद सारंग ने तुरंत कहा, मुझे अब अस्पताल से छुट्टी चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। सुंगजिन ने उसकी बात काटते हुए सख्त स्वर में कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कम से कम 2 दिन यहां आराम करना होगा। सारंग ने उसकी एक न सुनी। बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन तभी सुंगजिन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? सारंग ने हैरान होकर उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। आजकल सुंगजिन का उसके प्रति यह संवेदनशील और नजदीकी बर्ताव उसे असहज कर रहा था। सुंगजिन ने उसकी नाराजगी भरी लाल आंखों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें उसे एक मासूम खरगोश जैसी लगीं। वह मंत्रमुग्ध सा हुआ और धीमे से उसके बंद पलकों पर एक कोमल चुंबन रख दिया। अच्छा बच्चा बनो और यहीं रुको। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। क्या यह खत्म हो गया? क्या मैं अब अपनी आंखें खोल सकता हूं? अचानक किसी की आवाज सुनकर सारंग चौंकी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और वहां खड़ी श्रीमती सुंग और सुंग हो को देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। श्रीमती सुंग ने एक हाथ से अपनी आंखें ढकी हुई थीं और दूसरे हाथ से सुंग हो की आंखें बंद कर रखी थीं। सारंग ने खुद को छुड़ाते हुए सुंगजिन को दूर ढकेल दिया। सुंगजिन, जो अचानक हुए इस हमले से चौंक गया था, बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर सुंगजिन ने संयम वापस पाते हुए अपना चेहरा सख्त बना लिया। वह खड़ा हुआ और अपनी मां की ओर मुड़कर बोला, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? सुंगहो ने अपनी मां का हाथ हटाया और सारंग की ओर भागते हुए बोला, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं। सुंगजिन ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, वह तुम्हारी भाभी है, छोटी भाभी, उसे पत्नी कहना बंद करो। सुंगहो ने उसकी बात पर मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन वह मेरी पत्नी जैसी ही प्यारी है। श्रीमती सुंग ने अपने छोटे बेटे की बात पर हंसते हुए कहा, उससे मत लड़ो, वह तो बस एक बच्चा है। वह सारंग के पास पहुंची और प्यार से बोली, मैंने जे बम से सुना कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें देखने आई हूं। सारंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आंटी सुंग, आप मेरे बारे में सोचकर आई, यह बहुत मायने रखता है।
तभी सुंगहो ने तुरंत उसे गले लगा लिया। उसका सिर सिर्फ सारंग की कमर तक ही पहुंचा। सारंग ने हैरानी से नीचे देखा और उसकी मासूमियत भरी मुस्कान देखकर उसके होठों पर भी हल्की हंसी आ गई। फिर उसकी नजर सुंगजिन पर पड़ी। वह अचानक ठहर गई। सुंगजिन, वह वास्तव में दिव्य लगता था। उसकी तीखी नाक, वी लाइन वाली ठोड़ी और गहरी काली आंखें, वह सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अरे वह इतना सुंदर क्यों है? सारंग के मन में यह सवाल अनायास उठ गया। सुंगजिन ने भी देखा कि उसकी नजरें थोड़ी ज्यादा देर तक ठहरी हुई थीं। उसका दिल अनजाने में जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। श्रीमती सुंग ने अचानक गला साफ किया और कहा, ये फल खाओ, तुम्हें स्वस्थ रहने की जरूरत है। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। उन्होंने फलों की प्लेट सारंग के सामने रख दी और चुपके से सुंगहो को उसके पास से खींच लिया। सारंग ने प्लेट की ओर देखा और हल्की झिझक के साथ कहा, आंटी सुंग, मुझे आड़ू से एलर्जी है। श्रीमती सुंग का चेहरा तुरंत चिंता में बदल गया। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं पता था। सारंग ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सुंगजिन ने इस पर गौर किया और मन ही मन सोचने लगा, उसे आड़ू से एलर्जी है? मुझे यह क्यों नहीं पता था? उसकी नजर सारंग पर टिक गई। कुछ सवाल और अनकही भावनाएं उसके भीतर उमड़ रही थीं। कमरे का माहौल हल्का लेकिन भावनाओं से भरा हुआ था। उसे सारंग के बारे में सारी जानकारी मिल गई है, लेकिन आड़ू से उसकी एलर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। श्रीमती सुंग ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैंने सुना है कि तुम अपने कमरे में अकेली रह रही हो। सारंग ने ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने मेरे दोस्तों को नबी ग्रुप की दूसरी शाखाओं में इंटर्नशिप पर भेज दिया है। वो शाखाएं दूसरे शहर में हैं, इसलिए अगले महीने तक मैं अकेले ही रहूंगी। उसने ये कहते हुए सुंगजिन की तरफ एक घूरती हुई नजर डाली, लेकिन सुंगजिन उसके घूरने को अनदेखा करता हुआ कहीं गहरे विचारों में खोया हुआ था। श्रीमती सुंग ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां अकेले रहना ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा, जो अब भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने निर्णायक लहजे में कहा, सुंगजिन, सारंग को छुट्टी दिलाने में मदद करो। चलो उसे ले चलते हैं ताकि हम उसकी देखभाल कर सकें। सुंगजिन के चेहरे पर हल्की सी खुशी की चमक आ गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। उसने संयमित आवाज में कहा, मैं अभी जाकर डॉक्टर से बात करता हूं। सारंग अवाक रह गई। उसने तुरंत कहा, क्या? उसने मुझे मना नहीं किया था जब मैंने छुट्टी के लिए कहा था। सुंगजिन बिना उसकी ओर देखे वार्ड से बाहर चला गया। सारंग ने हैरानी से श्रीमती सुंग की ओर देखा। आंटी, मैं एक वयस्क हूं, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूं। आप लोगों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रीमती सख्ती से कहा, मैं तुम्हें बीमार हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुमने मेरे बेटे को बचाया है, ये तो तुम्हारे लिए हमारा कर्ज है। उन्होंने सुंगहो की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ आंख मारी। सुंगहो तुरंत अपनी मां का इशारा समझ गया। वह दौड़ता हुआ सारंग के पास गया और उसके गले लग गया। पत्नी, चलो हमारे घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपना मार्बल कलेक्शन दिखाऊंगा। सारंग ने उसे हल्का सा छेड़ते हुए कहा, सुंगहो, मैं ठीक होने के बाद तुमसे मिलने आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे अपना कलेक्शन दिखा देना। सुंगहो की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसने मासूमियत से कहा, पत्नी, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उसके रोते हुए चेहरे को देखकर सारंग घबरा गई। उसने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और कोमल स्वर में कहा, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। सुंगहो ने जिद भरे स्वर में कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। अगर तुम मना करोगी तो इसका मतलब होगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो। वह अब जोर जोर से रोने लगा। सारंग ने असहाय होकर श्रीमती सुंग की ओर देखा। उनकी आंखों में अपने रोते हुए बेटे के लिए चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। आखिरकार सारंग ने हार मानते हुए सुंगहो के सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब रोना बंद करो, ठीक है? सुंगहो की आंखों में चमक आ गई। वह उल्लास से बोला, सच में? सारंग उसकी चमकती आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर कोई हल्का सा तीर चल गया हो। उसने प्यार से कहा, सच में? सुंगहो की खुशी देखकर सारंग ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दे दिया। वह लजाते हुए अपना चेहरा छिपाने लगा।
तभी सुंगजिन कमरे में लौटा और सुंगहो को कॉलर से पकड़कर हल्के झटके के साथ उठा लिया। उसने उसे अपनी मां की ओर धकेला और कहा, छोटे, तुम यहां से हटो। फिर उसने सारंग की ओर पलटकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और आदमी को चूमने की? सारंग ने हतप्रभ होकर उसकी ओर देखा। गुस्से और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, वो कोई और आदमी 7 साल का बच्चा है सुंगजिन। सुंगजिन ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी ठुड्डी ऊंची की और धीमे स्वर में कहा, तर्क मत करो, जो देखा वो देखा। सारंग का मन हुआ कि वह उसके सिर पर जोर से तमाचा मारे। ये कैसा व्यवहार है? और वैसे भी वो ऐसा क्यों कर रहा है जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो? कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन सुंगहो की मासूम हंसी ने फिर से माहौल को हल्का कर दिया। सारंग को लगा कि उसका सिर फटने वाला है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुंगजिन की आवाज में सख्ती और झुंझलाहट साफ छलक रही थी। 7 साल के सुंगहो ने अपने बड़े भाई को नजरअंदाज किया और नम आंखों के साथ सारंग की ओर देखा। पत्नी, क्या मैं यहां सो सकता हूं? सारंग के चेहरे पर हल्की थकान और असहाय मुस्कान उभर आई। सुंग परिवार के घर आने के बाद सारंग के लिए सुंगजिन के बगल वाला कमरा तैयार किया गया था। हालांकि सुंगजिन आमतौर पर अपने विला में रहता था, लेकिन सारंग की मौजूदगी ने उसे घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसे यह भी यकीन नहीं था कि वह इस निर्णय से खुश है या नहीं। वहीं इसी दौरान सारंग का परिचय श्री सुंग और उनके दूसरे बेटे सुंगमिन से हुआ। सारंग को हैरानी हुई जब उसने पति पत्नी की ये जोड़ी देखी। ये दोनों सच में 40 के दशक के हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये 30 के दशक के युवा हैं। उसकी नजरों को भांपते हुए श्रीमती सुंग मुस्कुरा दी और धीरे धीरे अपनी शादी की कहानी बताई। 16 साल की उम्र में शादी और 17 में पहले बच्चे का जन्म, यह सुनकर सारंग को हल्का सा झटका लगा। उसकी निगाह अनायास ही सुंगजिन पर चली गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अच्छा दिखता है, उसके माता पिता ही इतने शानदार हैं। रात के खाने के बाद सारंग अपने कमरे में लौट गई। कमरे को उसके लिए खास तौर पर सजाया गया था। उसने जल्दी से स्नान किया, पजामा पहना और सोने के लिए बिस्तर पर लेट ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सुंगहो ने उस पर हमला कर दिया। वह प्यारे मगरमच्छ के पजामे में खड़ा था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। ये यहाँ क्यों आया है? अपनी मासूम अदाओं से मुझे मारने के लिए? सुंगहो के कुछ कहने से पहले ही सुंगजिन वहां आ धमका और दरवाजे पर रुक गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने कमरे में सोना चाहिए, सुंगजिन ने कड़े स्वर में कहा। सुंगहो ने छत से जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ सोने आया हूं। यह कहते ही वह फुर्ती से सारंग के कमरे में भाग गया। सुंगजिन का चेहरा सख्त हो गया। वह इस मौके का इस्तेमाल सारंग को अपने करीब लाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसका छोटा भाई उसकी योजनाओं में रुकावट बनता जा रहा था। सारंग ने सुंगहो की भीगी आंखों को देखा और धीरे से कहा, बॉस, उसे यहीं सोने दो। सुंगजिन के चेहरे पर गुस्से की हल्की लहर दौड़ गई। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, तुम किसी दूसरे आदमी को अपने कमरे में सोने के लिए कह रही हो? सारंग ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? वो बच्चा है, मैं थकी हुई हूं, अब बाहर जाओ। सुंगजिन कुछ कह पाता, इससे पहले ही सारंग ने उसे हल्के से धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़े सुंगजिन ने गहरी सांस लेते हुए खुद से बड़बड़ाया, शादी के बाद हम बच्चे नहीं करेंगे, यह पक्का है। अगर बच्चे हो गए तो तुम मुझे भूल जाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह गुस्से और असमंजस में इधर उधर चहलकदमी करने लगा। कमरे के अंदर सारंग ने हल्की मुस्कान के साथ सुंगहो की ओर देखा। वह बिस्तर पर बैठा अपनी प्यारी चमकती आंखों से उसे निहार रहा था। मुझे पता है कि मेरी पत्नी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, सुंगहो ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा और उसे गले लगा लिया। सारंग हंसते हुए उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोली, सुंगहो, तुम एक अच्छे लड़के हो, है ना? सुंगहो ने तुरंत सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी। हाँ, मेरे स्कूल के सारे टीचर कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। सारंग ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम करोगे? सुंगहो ने तुरंत अपनी छोटी उंगली उसकी ओर बढ़ाई और बोला,
मैं वादा करता हूं, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। सारंग ने हल्के से उसकी छोटी उंगली अपनी उंगली से बांधते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे पत्नी कहने की बजाय बड़ी बहन कह सकते हो? सुंघो का चेहरा एकदम उतर गया। उसने बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा और हल्की सी नाक सिकोड़ी। लेकिन बड़ी बहन, वो तो रोमांटिक नहीं लगता। सारंग ने जोर से हंसी रोकते हुए कहा, तो अब तुम एक रोमांटिक भी बन गए हो? सुंगहो ने मासूमियत से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरी पत्नी सबसे सुंदर है, मुझे उसके लिए रोमांटिक बनना चाहिए। सारंग ने थककर माथा पीट लिया और बिस्तर पर लेट गई। सुंगहो खुशी खुशी उसके बगल में लेट गया, जैसे वह दुनिया का सबसे खुश बच्चा हो। हे भगवान, इस छोटे लड़के के साथ रहना आसान नहीं है, उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। सुंगहो ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाई और धीरे से पूछा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सारंग उसकी मासूम बात पर हंस पड़ी। उसने उसके गालों को हल्के से खींचते हुए कहा, तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनना चाहती हूँ। क्या तुम अपना वादा पूरा करोगे? सुंगहो का चेहरा उदास हो गया, मानो उसकी छोटी सी दुनिया बिखर गई हो। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोला, ठीक है, एक सच्चे आदमी की तरह मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। अब से मैं तुम्हें पत्नी नहीं, बड़ी बहन कहूंगा। उसके चेहरे पर छाई उदासी ने सारंग का दिल हल्का सा दुखा दिया। वह मुस्कुराई और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, सिर्फ तुम ही मेरे प्यारे छोटे भाई बनने के लायक हो। सुंगहो का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी मुस्कान इतनी चमकीली थी कि जैसे पूरा कमरा रोशन हो गया हो। खुश होकर वह तुरंत सो गया, मानो उसे किसी खजाने की तलाश पूरी हो गई हो। अगली सुबह नाश्ते के बाद सारंग ने वापस ऑफिस जाने की जिद पकड़ ली। सुंगजिन ने उसकी जिद के सामने हार मान ली और उसकी ये सहमति देखकर सुंग और मिस्टर सुंग दोनों ही हैरान रह गए। ये कौन है? हमारा बड़ा भाई कहाँ चला गया? सुंगजिन, जो हमेशा ठंडा और अभिमानी था, वह कहाँ गायब हो गया? पिता पुत्र ने एक दूसरे को चुपचाप घूरा और मानो आंखों से ही बात कर ली। श्रीमती सुंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार में पड़े हुए मर्द अक्सर अपने प्रिय के इशारों पर नाचने लगते हैं। कार में बैठते ही सारंग ने सुंगजिन की ओर नाखुश नजरों से देखा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ऑफिस के रास्ते में कहीं उतार देना। सुंगजिन ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कार से बाहर कदम रखा और उसकी ओर देखा, मानो उसकी नाराजगी का कोई असर ही न हो। सारंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अगर ऑफिस में कोई गपशप फैलती है तो याद रखना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने झट से कार का दरवाजा खोला और तेज कदमों से अंदर भाग गई। सुंगजिन ने लंबी सांस भरते हुए असहाय निगाहों से उसे जाते हुए देखा और फिर धीरे धीरे उसके पीछे ऑफिस के अंदर चला गया। ऑफिस पहुंचते ही सारंग ने सबसे पहले ये जून के बारे में पूछने की कोशिश की। जब उसने जे बम से पूछा तो जवाब मिला कि ये जून 3 दिनों की छुट्टी पर है। क्या हुआ? सारंग ने अपने होंठ दबाए और हल्की बेचैनी महसूस की। उसका दिल किसी अनजाने डर से तेज धड़कने लगा। उसी समय ये जून अपने घर पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। वह हाल ही में सारंग के गृहनगर गया था, जहां उसने सारंग और जिनेय के बीच किसी भी तरह के रिश्ते की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। सबसे पहले उसने सारंग के सोशल मीडिया और ईमेल पते की जांच की, यहां तक कि उन्हें हैक भी किया। लेकिन सब कुछ साफ सुथरा था। अगर उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई तो फिर सारंग को जिनेय के बारे में सब कुछ कैसे पता? वह गहरी सोच में डूबा रहा। उसके मन में सवाल घुमड़ते रहे। क्या सारंग का जिनेय के लापता होने से कोई रिश्ता है, या फिर वह कुछ ऐसा जानती है जो मैं नहीं जानता? खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक उसके दिमाग में वह क्षण कौन था जब सारंग ने मिंजे के प्रति गहरी नफरत दिखाई थी। सिर्फ मिंजे ही क्यों, उसने मीना और ह्यूना को भी बर्दाश्त नहीं किया। आखिर उसके पास उन तीनों के लिए इतनी नफरत क्यों है? ये जून की आंखों में गंभीरता आ गई। यह साफ था कि वह किसी बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। ये जून के दिमाग में विचारों का तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। मीना और ह्यूना के बारे में सारंग को सब कुछ कैसे पता चला? ये दोनों जिने के करीब थी और उसके साथ हुए गलत बर्ताव की जानकारी किसी और को नहीं थी। लेकिन मिंजे के बारे में सारंग कभी उससे मिली तक नहीं थी।
फिर उसकी आंखों में इतनी नफरत क्यों थी? उस रात चीफ जनरल की बर्थडे पार्टी में जो हुआ वह नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल था। अब उसे जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक चीफ जनरल सोंग को उनके पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह जे परिवार के सबसे बड़े बेटे की नियुक्ति की जा चुकी थी। ये बदलाव निश्चित तौर पर सुंगजिन के हस्तक्षेप का नतीजा थे। किम ही चांग की गिरफ्तारी से जुड़ी तमाम कड़ियां भी सुंगजिन की तरफ इशारा कर रही थीं। दरअसल ये जून पिछले कुछ समय से किम ही चांग पर नजर रखे हुए था, सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे पकड़ सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सुंगजिन के आदमियों ने किम ही चांग को बुरी तरह से पीट दिया। अब सवाल यह था कि सुंगजिन भी जिने को क्यों ढूंढ रहा था? ये जून के सिर में हलचल बढ़ने लगी। इतने सारे सवाल, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उधर लंच टाइम के दौरान सारंग अपने सहकर्मियों के साथ बैठी थी जब अचानक एक आदमी उसके पास आया और कहा, सुश्री ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। सारंग ने हैरानी से सिर उठाया। सुश्री? हे रिन ने फुसफुसाते हुए कहा, सारंग तुम जब उनसे मिलो तो सावधान रहना। सारंग ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? मैंने सुना है कि वह अपनी काबिलियत के दम पर प्रोजेक्ट हेड बनी है। डेसिक ने हताशा में अपना सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी भोली हो। सारंग ने अपना माथा हल्के से रगड़ते हुए जवाब दिया, तुम लोग एक लड़की को इतना खतरनाक क्यों बना रहे हो? हेरेन उसकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ी और डेसिक के कंधे पर हल्की थपकी देते हुए बोली, ध्यान रखना, वह शायद हमारी भावी बॉस बनने वाली है। सारंग ने उसकी बात पर आंखें घुमाई और शांत स्वर में कहा, लंच खत्म हो गया, मैं उनसे मिलने जा रही हूं। वह बिना किसी की बात का इंतजार किए कैफेटेरिया से निकल गई। डेसिक ने उसकी जाती हुई छवि की ओर इशारा करते हुए हिरिन से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि सुश्री राष्ट्रपति की वजह से सारंग को टारगेट बनाएगी? हिरिन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमारे राष्ट्रपति पर सुश्री का मोह नबी समूह के सभी लोगों को मालूम है। डेसिक चिंतित स्वर में फुसफुसाया, तो क्या हमें उनके सचिव को बताना चाहिए? हेरिन ने उसे तुरंत रोका। अगर सुश्री ने जे बम को सारंग के समर्थन में देखा तो मामला और बिगड़ जाएगा। फिलहाल इंतजार करते हैं, मुझे यकीन है कि सारंग खुद इसे अच्छे से संभाल लेगी। सारंग ने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ। अंदर से ठंडी मगर शालीन आवाज आई। सारंग ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में सामने बैठी महिला का आकर्षण किसी को भी प्रभावित कर सकता था। सुश्री की खूबसूरत पोशाक और तेज व्यक्तित्व ने कमरे में एक सख्त माहौल बना रखा था। सारंग ने निडरता से उसके सामने खड़े होकर कहा, सुश्री, मैंने सुना है कि आपने मुझे बुलाया है। ली मारी ने सारंग के मासूम लेकिन दिलक्ष चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक हल्की जलन थी। इसी चेहरे ने सुंगजिन का ध्यान खींच लिया। सुंगजिन की आंखों में सारंग के लिए जो प्यार था वह अभी भी उसकी यादों में ताजा था। ली मारी की नजरों में एक सख्त ठहराव आया। क्या खास है इस लड़की में? 4 साल पहले जब उसने पहली बार सुंगजिन को देश एन में एक पार्टी में देखा था, तब से वह उसके लिए सब कुछ बन गया था। सुंगजिन, पहली नजर में उसका ध्यान खींच लेने वाला वह शख्स आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत बन चुका था। ली मारी ने अपनी आवाज को ठंडा रखते हुए सारंग की ओर देखा। बैठो, हमारे बीच कुछ जरूरी बात करनी है। सारंग ने हल्का सा सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ अलग था, मानो यह सिर्फ एक बातचीत नहीं बल्कि एक अदृश्य जंग थी। लीमारी की नजरों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसने चेहरे पर एक परिपक्व मुस्कान बनाए रखी। सारंग उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन कमरे में कुछ सेकंड के लिए असहज चुप्पी छा गई। सुश्री? सारंग ने दोबारा विनम्र स्वर में कहा, अपनी उलझन को छिपाते हुए। लीमारी ने हल्की खांसी के साथ खुद को संयत किया और ठंडे स्वर में बोली, सारंग, इन 2 सज्जनों से मिलो, वे हमारे प्रोजेक्ट बी में निवेश करने के लिए आए हैं। सारंग की नजर उन 2 विदेशी लोगों पर पड़ी जो बेहद सलीके से बैठे थे और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में औपचारिकता और व्यापारिक रुचि के अलावा कुछ नहीं था। ली मारी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आज शाम हमारे राष्ट्रपति उन्हें पैराडाइज आइलैंड पर होस्ट करना चाहते हैं। तुम उन्हें वहां ले जा सकती हो जब तक कि हमारे राष्ट्रपति पहुंच न जाएं।
सारंग के माथे पर हल्की शिकन आई। उसे ये काम क्यों करना था? क्या ये जेब बम या उनके सहायक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? जैसे कि ली मारी उसके मन में उठते सवालों को भांप गई हो, उसने बेहद संयत और मीठे लहजे में कहा, हमारे राष्ट्रपति सुंग इस वक्त पैराडाइज आइलैंड के पास एक अन्य क्लाइंट से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी मीटिंग के बाद वे वहीं पहुंचेंगे। तुम चाहो तो मेरे सहायक को अपने साथ ले जा सकती हो। इसके बाद उसने हल्के स्वर में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, इस तरह मुझे ये भी यकीन रहेगा कि तुम सुरक्षित रहोगी। सारंग के मन का संदेह थोड़ी देर के लिए दूर हो गया। उसने सोचा, शायद ली मारी सच में उसकी भलाई का ख्याल रख रही है। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं उन्हें ले जाऊंगी। ली मारी ने संतोषजनक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। यह छोटी सी जीत अभी शुरुआत भर है, ली मारी ने मन ही मन सोचा। सारंग ने अपने भाई से सुना था कि उसे एक निजी क्लब में क्लाइंट्स से मिलकर उनका मनोरंजन करना था। ठीक है सुश्री ली, उसने सिर हिलाया और फिर दोनों पुरुषों की ओर मुड़ते हुए कहा, सज्जनों, कृपया इस ओर चलें। दोनों पुरुषों ने सारंग का अनुसरण किया और ली मारी से हाथ मिलाने के बाद वह आगे बढ़े। ली मारी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने अपना फोन उठाया और अपने सहायक को संदेश भेजते हुए कहा, सारंग मेरे पास आ रही है, सुनिश्चित रहो कि सब कुछ योजना के अनुसार हो। वह खुद से बुदबुदाई, देखते हैं क्या सुंगजिन तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जब अपनी मासूमियत खो दोगी। दूसरी ओर, जिन चेन, क्या तुम मुझे अभी अकेला नहीं छोड़ सकते? ये जून ने उस आदमी को धक्का दिया जिसने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की थी। जिन चेन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हमें कुछ और मजा करना चाहिए, तुमसे जिद करके तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये जून ने उसकी ओर चप्पल फेंकी और आवाज में गुस्सा था, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूं, मुझे तुम्हें और परेशान करने का बहाना मत दे। चप्पल को चकमा देते हुए जिनचेन हंसते हुए बोला, क्या ये सब तुम्हारी बहन की वजह से है? ये जून का चेहरा सख्त हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसकी आवाज में निराशा थी। वह अपने चाचा के परिवार के साथ रहती थी, लेकिन कभी भी उनसे जुड़ी नहीं थी। माता पिता की मौत के बाद वह पूरी तरह से मुझ पर निर्भर थी। फिर भी जब वह परेशान थी, मैं उसके साथ नहीं था। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह कितनी अकेली थी, कैसे उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया। जब उसने जिने के बारे में सोचा, उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला जो उसने तुरंत पोंछने की कोशिश नहीं की। जिनचेन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी भावनाओं से भरी थीं। 3 साल पहले फ्रांस में जिने की घटना ने ये जून और जिनचेन के रिश्ते को नया मोड़ दिया था। एक दिन जिनचेन को कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क पर बुरी तरह पीटा था। उसे उसके अपने दोस्त ने इसलिए धोखा दिया क्योंकि वह जानता था कि जिनचेन का परिवार अमीर है। तभी ये जून गलती से वीडियो कॉल पर जिने से बात कर रहा था। जिने की तेज नजर ने एक ऐसे आदमी को देखा जिसे पीटा जा रहा था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, कृपया उसे बचाओ, चाहे जो हो जाए। ये जून ने बिना एक पल गंवाए जिनचेन को बचाने के लिए दौड़ते हुए उन लोगों से भिड़ने की ठानी। अस्पताल में जिनचेन ने अपना वादा किया, मैं तुम्हारे दुश्मनों से बदला लूंगा, मैं तुम्हारी तरह उनके खिलाफ तलवार बनूंगा। ये जून हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारी ये बात सच में दिलचस्प है। तुम अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार थे केवल अपनी बहन के कहने पर। जिनचेन का चेहरा शर्म से झुका था क्योंकि उस लड़की ने उसे अपनी दुखती स्थिति में देखा था। ये जून ने उसकी ओर देखा और सांत्वना दी, चिंता मत करो, उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। अगर तुम उसके सामने खड़े भी हो जाओ तो वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। जिनचेन ने जिने को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहा, लेकिन पहले मीना से मिली बुरी खबर ने उसे रोक दिया। इसके बाद जिनचेन और ये जून ने चुपके से जिने के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। वह बिना किसी को शक में डाले मीना के पिछले कदमों का पीछा करता रहा और ये जून भी उसकी मदद करता रहा। जिनचेन ने देखा कि कैसे सख्त और दृढ़ रहने वाला ये जून अब टूट चुका था। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ सकते हैं, मैं हमेशा उसका आभारी रहूंगा। ये जून ने उसकी आंखों में देखा और शांत शब्दों में कहा, हम उसे जरूर ढूंढेंगे, मैं वादा करता हूं। सारंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली
और देखा कि 9 बजने वाले थे। राष्ट्रपति सुंग अभी तक क्यों नहीं आए? क्या उसे नहीं पता कि यहाँ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं? उसने अनायास ही उन 2 लोगों की ओर देखा जो सुंग जिन के देर से आने पर बिना किसी हंगामे के शांति से शराब पी रहे थे। उनका व्यवहार कुछ असामान्य सा था। सारंग ने अपनी नजर सुश्री ली की सहायक पर डाली और धीरे से पूछा, राष्ट्रपति क्यों नहीं आए? सहायक ने जवाब देने से पहले अपना फोन चेक किया और फिर कहा, मुझे सुश्री ली का संदेश मिला है, वह अभी सामान समेट रहा होगा, वह 15 मिनट में यहां आ जाएगा। सारंग को यह जवाब थोड़ा संदिग्ध लगा। वह तेजी से जे बम को संदेश भेजने लगा, कृपया सुंग जिनको जल्दी से यहां आने के लिए कहो, यहां की शराब की गंध मुझे असहज कर रही है। चाहे वह आज तक शराब का स्वाद न जान पाया हो, लेकिन यहाँ का माहौल उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ मिनट बाद सहायक ने सारंग से एक ड्रिंक ऑफर किया, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। धन्यवाद, पर मैं शराब नहीं पीती। सहायक ने जवाब दिया, यह सिर्फ एक फ्रूट ड्रिंक है, शराब नहीं। सारंग, जिसे डिपार्टमेंट फेस्ट में एक बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था, ने फिर से मना किया। मुझे खेद है, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कल फ्लू था और डॉक्टर ने मुझे किसी भी तरह के पेय से बचने की सलाह दी है। सहायक ने यह देखकर एक कदम पीछे लिया और कहा, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। फिर सहायक ने उन 2 लोगों की ओर देखा और कहा, मिस्टर वॉटसन, मिस्टर माइल्स, हमारे राष्ट्रपति रास्ते में हैं। मैं एक अटेंडेंट को बुलाकर आपके लिए खाने की व्यवस्था कर देती हूं। फिर वह सारंग की ओर मुड़ी और कहा, मैं वापस आऊंगी, अगर कुछ हो तो मुझे तुरंत बताइए। उसके शब्दों ने सारंग को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। क्या कुछ गलत होने वाला है? यह ख्याल उसके मन में आया। सहायक के कमरे से बाहर जाने के बाद माहौल कुछ अजीब सा हो गया। मिस्टर वॉटसन की नजरें कोने में बैठी युवती पर पड़ी। हल्की रोशनी में भी उसके चेहरे की सुंदरता छिपी नहीं रह सकी। उसने अपनी होंठों को चबाते हुए कहा, क्या वह सच में इतनी आकर्षक है? मी माइल्स ने उसकी ओर एक तीव्र नजर डाली और कहा, हमने तो यह तय किया था कि मैं ही उसे पहले देखूंगा। मी वॉटसन ने चिढ़ते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि मांस ताजा है तो मैं कभी सहमत नहीं होता। अफसोस करने की कोई बात नहीं है। मी माइल्स ने चुपके से हंसते हुए कहा, अगर वह नशीला जूस पीती तो मजा ही कुछ और होता। यह लड़का चतुर है, मी वॉटसन ने शराब का एक घूंट पीते हुए कहा, अगर नहीं तो उसने हमसे उसे छूने के लिए नहीं कहा होता। सारंग ने देखा कि वे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे और उसकी दिशा में निगाहें डाल रहे थे। यह उसे असहज कर गया। उसने तुरंत सहायक को बुलाने के लिए कहा, लेकिन 2 मिनट बाद भी कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुंग जिन था। जब वह कॉल उठाने वाली थी तो मी माइल्स ने तेजी से उसका फोन छीन लिया। क्या तुमने भी कुछ सीखा नहीं? उसने फोन को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उसकी आवाज में चिढ़ और दबाव था। सारंग की धड़कन तेज हो गई, जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा हो। सुंदर लड़की, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या हमसे कुछ बात नहीं करोगी? मी माइल्स ने अपना फोन मी वॉटसन को सौंपते हुए कहा। मी वॉटसन ने फोन बंद किया और चिढ़ते हुए पूछा, तुम हमारे बीच क्यों बैठी हो? क्या तुम फोन देख रही हो? सारंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसे अपने अंतर्जान पर यकीन हो गया। यह वह जाल था जिसमें वह फंस चुकी थी। क्या तुम मेरा फोन वापस दे सकती हो? सारंग ने खुद को संभालते हुए कहा, अभी अभी मेरे राष्ट्रपति सुंग का फोन आया है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, वे जल्दी ही यहाँ आ रहे होंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और जब दोनों ने उसकी बात सुनी तो वे कुछ असमंजस में पड़ गए। सुश्रीली के शब्दों का ध्यान करते हुए वे चुप हो गए। मी वॉटसन ने उसके शांत चेहरे को देखकर कहा, क्या क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि तुम हमें अपना मनोरंजन करा सको? क्या तुम पहले ही किसी और के साथ बिना किसी डर के जुड़ी नहीं हो? फिर क्यों तुम्हें मासूम बनने की कोशिश कर रही हो? मी माइल्स ने उसकी ओर देखा। सारंग ने अपनी कलाई को उनके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मी माइल्स ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या तुम सोचती हो कि तुम हमारी अनुमति के बिना जा सकती हो? सारंग का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को संयमित रखते हुए कहा, अगर तुम नहीं हटे तो मुझे खेद होगा।
लेकिन जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। मी माइल्स और मी वॉटसन दोनों पहले से ही नशीले थे और उनका व्यवहार गर्म और अधीर हो गया था। सारंग को उनकी पकड़ से खुद को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसने मी माइल्स की पकड़ को महसूस करते हुए अपने शरीर को झटका दिया और खुद को आजाद किया। फिर मीडी वॉटसन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सारंग को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। वह डरते हुए बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मी वॉटसन ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और वह अपना आपा खो बैठा। इस सब के बीच सारंग की आंखों में दृढ़ता थी। वह जानती थी कि अगर उसने हार मानी तो यह उसकी आखिरी हार हो सकती है। सारंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी आत्मा को जगाया और धीरे धीरे उनसे मुक्त होने के लिए अपनी हर शक्ति का इस्तेमाल किया। कभी कभी जीवन हमें किसी अप्रत्याशित मोड़ पर ले आता है, जहां हमें अपनी आंतरिक ताकत का एहसास होता है। और यह वह पल था जब सारंग ने खुद को एक नई उम्मीद दी। वह अब अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ देखना चाहती थी। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं थी। मी माइल्स ने सारंग का टखना पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन सारंग ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और पास रखी बियर की बोतल उठाकर उसकी ओर फेंक दी। बोतल का कांच टूटकर फर्श पर बिखर गया और खून की कुछ बूंदें उस पर गिर पड़ी। मी माइल्स को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। सिर से खून बहने लगा और वह अचानक नीचे गिर पड़ा। मी वॉटसन घबराया हुआ भागते हुए उसके पास गया। क्या तुम ठीक हो? उसने जल्दी से उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिंता ने उसे और भी असहज बना दिया। इसी बीच सारंग ने फौरन दरवाजा खोला और बिना एक पल गंवाए बाहर भागने लगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, वह एक मजबूत छाती से टकराई। उसने सिर उठाकर देखा और उसकी आंखों में राहत और आंसुओं का मिला जुला भाव था। वह उस चेहरे को पहचान गई, एक ऐसा चेहरा जो उसे वर्षों से याद था। उसकी आंखों में सारी घबराहट, थकान और छुपी हुई दर्द की भावनाएं उमड़ पड़ी। फिर वह फूट फूट कर रो पड़ी।